नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम है ध्रुवधारी और आप तो जानते होंगे, आशा करता आप लोग अच्छे होंगे और घरों पे सुरक्षित होंगे। है देयर। तो इस सेक्शन को तो आप जानते ही होंगे। चलो, अगर आपने मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो चैनल देखा है तो आप मेरा नाम जानते होंगे, नहीं देखा तो फिर मैं अपना नाम बता देता हूँ। नहीं मैं कोई कैरिमिनाटी, नहीं कोई ध्रुव राठी, नहीं कोई यूट्यूबर की आवाज, मैं हूँ सीधा साधा गौरवराज, मैं हूँ सीधा साधा गौरवराज। अच्छा था ना? चलो, मेरा नाम जान लिया, मुद्दे पे आते हैं। बहुत मजाक हो गया, चलो सीरियस हो जाते। तो आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जो अभी के समय में सबसे ज्यादा जरूरी बात करना है। इसमें आज हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग पे। तो व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? अगर देखा जाए सिंपल इंग्लिश सेंटेंस में, ग्लोबल वार्मिंग इज द ओवरऑल इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर ड्यू टू सर्टेन गैसेस। अगर मैं ऐसे आसान भाषाओं में समझाऊँ तो अर्थ के टेम्परेचर का ओवरऑल इंक्रीज होना ही एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग है। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, मेनली कुछ सर्टेन गैस है जिसको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री से, एक्चुअली कहाँ से ये ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। हमारे हिस्ट्री में टेम्परेचर ऊपर नीचे बहुत बार होते रहे, ये डाटा आपको दिख जाएगा। पर रिसेंट 150 ईयर्स में, तो लास्ट के 150 साल में जो बदलाव हमने देखा है, जो भी एक ट्रेंड तक हमारा टेम्परेचर बढ़ा है, तो ये सब स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद एक्चुअली 0.7 डिग्री सेल्सियस से पर डेकेड हमारा अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है। और ये चीज़ 1980 के बाद डबल अप हो गया, लगभग 0.80 डिग्री सेल्सियस पर डेकेड के हिसाब से बढ़ रहा है। और यही अभी तक साइंटिस्ट का मानना है कि अभी तक ये टोटल 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक राइज हो चुका है। और आने वाले समय में, जो कि 2050 तक, ये चीज़ कम से कम भी कार्बन इमिशन करें हम लोग, तो ये चीज़ 1.5 डिग्री और सेल्सियस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तब हम बात कर ले कि इससे एक्चुअली डरने वाली क्यों बात है, क्योंकि लास्ट 2 डिकेड में 19 साल ऐसे जो कि हॉटेस्ट ईयर में माने गए हैं। और ये 2015 के बाद हर ईयर एक के बाद एक हॉटेस्ट आया है। 2019 अभी तक के रिकॉर्ड में सबसे हॉटेस्ट ईयर था। जिसकी व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? तो मेरे लिए पहला कॉज आता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की जब बात ही कर रहा है तो अपन बात करते हैं पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट की। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है? तो सन के रेडिएशन जब अर्थ के अंदर आते हैं तो अर्थ का अंदर कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये क्या होता है ना, ये एयर पॉल्यूटेंट्स एक्चुअली उन हीट को ट्रैप कर लेते हैं और उनसे वापस अर्थ के बाहर जाने नहीं देते। और ये सारी जो भी आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग की वजह से होती है। तो अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट को और देखने जान लेते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअली बड़ा कारण इसलिए क्योंकि जो भी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से क्या हो ना, ग्लेशियर्स और आइस पिघल रहा है। और आइस की सबसे खास बात होती है कि वो क्या करती है, उसको रिफ्लेक्ट करती है वो अर्थ के रेडिएशन को वापस स्पेस में। तो उसके कम होने की वजह से क्या होता है ना कि वो रिफ्लेक्शन कम हो रहा है और ऑब्जर्प्शन ज़्यादा हो रहा है अर्थ का। तो ये एक साइकिल बन चुका है और ये इसलिए तेजी से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है। अपन अब बात कर लेते हैं फॉसिल फ्यूल्स के इमिशंस की। तो फॉसिल फ्यूल्स जब बर्न हुए, मतलब जब हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, तब सारे देश ने काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट करना स्टार्ट की। तो हम बात करते हैं सबसे पहले चाइना की, क्योंकि अभी के समय में सबसे ज़्यादा कार्बन इमिशन चाइना कर रहा है। अप्रॉक्स ग्लोबली 30% ऑफ द कार्बन इमिशन इन द एटमॉस्फेयर आर ड्यू टू चाइनीज। उसके फॉलो करते हुए आते हैं अपन अमेरिका, जो कि 18% अप्रॉक्स ग्लोबल शेयर है उसका कार्बन इमिशन में एटमॉस्फेयर में। फिर आता अपना इंडिया, जो कि अप्रॉक्स 8%, उसके जस्ट बाद रसिया। तो अभी रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका ने 2020 में अप्रॉक्स 92.94 क्वाड्रिलियन ऑफ BTU एनर्जी रिलीज किया, या रिलीज कर लो या कंजम्पशन कर लो। तो इतना कंजम्पशन किया उन्होंने, इतना एनर्जी का। तो 1 क्वाड्रिलियन पता कितना होता है? 1 फॉलोड बाय 15 जीरो। जी हाँ, 1 के बाद 15 जीरो लगा दे तो उतना बड़ा क्वांटिटी होता है 1 क्वाड्रिलियन। और 1 क्वाड्रिलियन BTU में इतने ज़्यादा मतलब मात्रा होती है। और 1 BTU एक्चुअली जब माचिस एक तिल्ली को जलाने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो अप्रॉक्स 1 BTU के बराबर होती है।
तो इतने बड़े मात्रा में उन्होंने एनर्जी को कंज्यूम किया जो कि सीधा वो उससे कार्बन इमिशन, सीधे कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि डेवलपमेंट किस कॉस्ट पे हुई है, धमाकेदार डेवलपमेंट की है इन चारों देशों ने, पर एट व्हाट कॉस्ट। अब सेकंड फेज की हम लोग बात कर लें तो सेकंड फेज में हमारा आता है डिफॉरेस्टेशन। जी हाँ, ये हमारा डेली का मुद्दा है। हर दिन हम डिफॉरेस्टेशन के बारे में सुनते हैं, क्योंकि हर दिन एक फुटबॉल साइज इतना बड़ा ग्राउंड में जितने पेड़ होते हैं उतने काटे जाते हैं। और ये बहुत डराने वाली बात है, क्योंकि एक्चुअली डिफॉरेस्टेशन और जो भी पेड़ों की जलने की वजह से जो भी मतलब एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ रहा है, मतलब 20% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन वजह से एटमॉस्फेयर में है। तो एक्चुअली पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऑब्जर्व करते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व होना चाहिए वो वापस एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। हम तीसरे कर्ज की बात कर लेते हैं। तीसरे कर्ज में आता है मेरे लिए एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। जी हाँ, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग बहुत बड़ा रीजन है, जो कि बहुत ही अंडररेटेड रीजन है फॉर ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि एक्चुअली एग्रीकल्चर के लिए हम लोग फार्मिंग के लिए जंगलों को काटते हैं और उस पे जो अनाज उगते हैं उन्हें हम खिलाते हैं पशु को या खुद उन पे डिपेंड करते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं ना कि एक सर्टेन जो भी मतलब पेट्स हैं उनकी क्वांटिटी हम लोग बढ़ा रहे हैं। जो भी हमारे पेट्स आ गए, जैसे गोट हो गए, काउज हो गए, बफेलोज हो गई, इन सब की संख्या को बढ़ा रहा है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ उन अनाजों पे नहीं डिपेंड करते, ये एक्चुअली कुछ मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं जो कि वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं। तो कजेस की हम लोग बात कर ली, अब बात करते हैं अपन इफेक्ट्स की। तो इफेक्ट्स क्या क्या है? इफेक्ट्स इतने ज्यादा और इतने डरावने हैं कि आप सुन के चौंक जाएंगे, तो फिर भी आपको सुना तो पड़ेगा। पहला इफेक्ट आता है मेल्टिंग ऑफ आइस एंड ग्लेशियर, क्योंकि इसकी मेल्टिंग होने की वजह से सी लेवल का राइज होना, सी लेवल राइज होने की वजह से बहुत सारे समुद्र तटीय इलाकों पे बाढ़ का आना, और इससे काफी लॉस ऑफ लाइफ होने वाली है। अब दूसरा बड़ा रीजन की बात कर लेते हैं, दूसरा बड़ा इफेक्ट की बात कर लेते हैं, वो हमारे अननेचुरल आपदा है, जो कि एक्चुअली नेचुरल ही होती है, लेकिन वो इतने ज़्यादा मात्रा में हो रही है लास्ट कुछ सालों से, उसका कोई हिसाब नहीं। ये हो गया जैसे फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, अपन आंधी और तूफान, ये सब मतलब कुछ नेचुरली नहीं है, मतलब ये इतने ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं और इनकी वजह से हर साल मिलियंस ऑफ पीपल पॉवर्टी हो रहा है, मिलियंस ऑफ पीपल मर रहे हैं। और तीसरा बड़ा इफेक्ट मेरे लिए लगता है वो है एयर पॉल्यूशन, क्योंकि जब एयर गर्म होता है तो वो ड्राई होता है, तो वो क्या होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट से घिर जाता है, तो वो पॉल्यूटेंट्स एक्चुअली एटमॉस्फेयर में जाते हैं और वो स्मॉग का कारण बनते हैं, फॉग का कारण बनते हैं। जो भी है आप अर्बन एरियाज में देख सकते हैं, वहाँ सांस लेने को शुद्ध हवा नहीं है। दिल्ली एज ए एग्जाम्पल, वहाँ पर एटमॉस्फेयर में ओजोन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ स्मॉग होते हैं और लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। और चौथा बड़ा इफेक्ट हमको लगता है कि इससे एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक्चुअली जब हमारे फॉसिल फ्यूल्स इमिशन जब होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उसका 30% ओशियन उसे ऑब्जॉर्व कर लेता है। जब ओशियन एब्जॉर्ब करता है तो उसका एसिडिफिकेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं और इनकी वजह से हजारों स्पेसीज हर दिन एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। और साइंटिस्ट का मानना ये है कि जिस रेट से स्पीसीज को एक्सटिंक्ट करना चाहिए उससे 114 टाइम ज़्यादा रेट से वो एक्सटिंक्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत डराने वाली बात है। और ये सिर्फ इसलिए डराने वाली बात नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रही है। और साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि आने वाले समय में हर साल 2.5 लाख लोग मरेंगे सिर्फ और सिर्फ इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग छोटी छोटी प्रॉब्लम की जड़ है। लाइक फ्लड्स के आने की वजह से जो भी बीमारियां हमारे पास आती हैं, जैसे में आपके हो गए डेंगू, मलेरिया, और जो एयर पोल्यूशन की वजह से अस्थमा, ये सब के पेशेंट बढ़ते हैं, तो इन सब की वजह से लॉस ऑफ लाइफ होगी। तो आपने देख लिया कितने डरावने इफेक्ट्स हैं इसके, क्योंकि ये हर वजह से, हर तरीके से लोगों की जान ही लेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशंस सिंपल है, हमें इस प्रॉब्लम की जड़ को ही ख़त्म करना चाहिए, और इस प्रॉब्लम की जड़ है फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग।
क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग पे ही सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाते हैं। इन सब के लिए, और क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स इसलिए बर्न होना इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस में सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट करते हैं फॉसिल फ्यूल्स और कोल्स पे। इंडिया में मेजरली अभी भी लगभग 80% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बस फॉसिल फ्यूल्स कोल्स के बर्निंग पे होता है। इन सब को देखते हुए एक एग्रीमेंट आया, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जिसके तहत हर देश को एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट नहीं करना है। बट एब्सोल्युटली इसका वायलेशन हुआ बहुत सारे देशों में। और साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि 2030 तक हमें 40% तक कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना होगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी तक हमारे एटमॉस्फेयर में 400 पार्ट्स पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। तो इन सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहला सॉल्यूशन की बात कर ले। सॉल्यूशन यही है कि हमें फॉसिल फ्यूल्स की जगह रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड रहना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी में हमारे आ जाएंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर एनर्जी, विंड पावर एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। और इन सब के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दूँ तो फ्रांस ने काफ़ी कम कार्बन डाइऑक्साइड पिछले कई सालों से प्रोड्यूस की, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड करता है, जो कि मोस्टली न्यूक्लियर पावर प्लांट से जनरेट करते हैं वो लोग इलेक्ट्रिसिटी। और रिसेंट ईयर में चाइना और अमेरिका ने भी काफ़ी कम कार्बन डाइऑक्साइड पिछले साल के तहत प्रोड्यूस की है, क्योंकि वो लोग भी डेवलप करके रिन्यूएबल एनर्जी ड्राई नेचुरल गैसेस पे डिपेंड हो गया उनको। तो हमने देखा कि कैसे ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा इशू है और इसे टैकल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग इस बारे में बात तो करते हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं कोई बताता। सोल्यूशन सिंपल है, हर आदमी को एज अ सिटीजन कार्बन इमिशन कम करना होगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, अमेरिका में एक आदमी लगभग 16 से 18 लाख टन ऑफ कार्बन प्रोड्यूस करता है हर साल, और इंडिया बस 1.91। और रीज़न यही है कि 1.91 में, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत डेवलपमेंट पीछे है, क्योंकि बहुत लोग पॉवर्टी से जूझ रहे हैं जो इन सब का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो हमें बस यही करना होगा कि कम से कम व्हीकल का यूज करें, पब्लिक व्हीकल का ज़्यादा यूज करें, जितना हो सके उतना कम से कम रेफ्रिजरेटर और AC चलाएं। जहाँ जहाँ कार्बन प्रोड्यूस हो उस चीज़ को हमें कम करनी चाहिए अपनी तरफ से, और हर एक सिटीजन कम करेंगे तभी जाके ये चीज़ थोड़ी कारगर साबित होगी। क्योंकि सिर्फ पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा, हम उस थ्रेशोल्ड को कब का पार कर चुके हैं और हमें कुछ बड़े एक्शंस लेने होंगे। और मैं ये वीडियो सिर्फ लोगों को अवेयर करने के लिए बना रहा हूँ। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। ये मेरा थोड़ा नया चैनल है और आप लोग की हेल्प की बहुत ज़रूरत है हमें। चलिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में।